दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। तो दोस्तों कक्षा 12 का रासायनिक विज्ञान के हम आज पूरे समझ लीजिए कि पूरे आज किताब को निपटारा करने वाला है। किताब की जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का निपटारा कर देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो कि 2025 एग्जाम में आपको ये देखने के ज़रूर मिलेंगे। देखने को इतना तो गारंटी है, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये अगर इतने प्रश्न आपने क्लियर कर लिया ना, तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री में आप 70 में 70 ला के ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करना है, आपको इसे जिस प्रश्नों को आपको हम बता रहे हैं उनको अच्छी तरीके से क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी मैं बताऊंगा उसका। देखिए क्या दिया है, प्रश्न उत्तर परीक्षा 2025 मतलब प्रश्नों के भी उत्तर। प्रश्नोत्तर मतलब क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर। तब मैं प्रश्न भी बताऊंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो और बेसिक तरीके से समझाऊंगा भी और उस तरीके से तो आपको हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रश्नों को प्रश्नोत्तर को मैं शुरू करता हूँ। 2025 में बोर्ड में एग्जाम में आने ही वाले हैं, समझ लीजिए। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी द्रव या वाष्प दाब स्थिर ताप पर स्थित होता है, क्यों? तो उत्तर हम लिखेंगे कि क्योंकि स्थिर ताप पर वाष्पन तथा संघनन दोनों प्रक्रिया का वेग बराबर हो जाता है वेग ना। क्योंकि स्थिर ताप पर वाष्पन अर्थात संघनन दोनों प्रक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, बराबर अर्थात समान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है कि मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मतलब मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना है तो उसका परिभाषा लिख दीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन प्राप्त होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे मोलर अवनमन स्थिरांक को कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी विलेय के एक मोल को या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विलेय के एक मोल को घोलने पर हिमांक में जो अवनमन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा तो दोस्तों तीसरा नंबर देखिए क्या दिया है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समपराशरी बहुत ही सिंपल, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं हम समपराशरी विलयन कहते हैं। मतलब कि जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी। सम माने समान, अब पराशरी मतलब परासरण दाब। तो जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अंतर परासरण किसे कहते हैं। अंतर परासरण क्या है, तो अंतर परासरण के लिए उत्तर लिखेंगे कि किशमिश या किसी सिकुड़ी हुई कोशिका को शुद्ध को जल में भरे। शुद्ध को यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे रहेगा कि किशमिश या किसी सिकुड़ी हुई कोशिका को किसी शुद्ध जल में कोशिका को किसी, यहाँ पे किसी रहेगा, किसी शुद्ध जल में, एक को काट दीजिए, किसी यहाँ पे रहेगा किसी शुद्ध जल में भरे पात्र में या भरे पात्र में, किसी जल में भरे पात्र में मतलब पात्र में कोई शुद्ध जल भरा है और उसमें कुछ समय उस पानी में और उस जल में कुछ समय तक किशमिश या सिकुड़ी कोशिका को रख देने पर किशमिश या कोशिका का फूल जाना, मतलब जब कोशिका या किशमिश जब फूल जाती है, आप शाम को बेकर अगर रखते होंगे तो सुबह में क्या हो जाता है, किशमिश क्या होता है, फूल जाती है कि नहीं, चना भी फूल जाता है। तो फूल जाना ही क्या होता है, अंतःपराशरण कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल में हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया, परासरण क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो परासरण क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखेंगे आप। तो पहला उदाहरण लिखेंगे कि प्याज को पानी में रखने पर प्याज का तीखापन कम होना, और दूसरा हो जाएगा कि करेले को नमक के पानी में रखने पर करेले का कड़वापन कम हो जाता है। ये तो बात सही है, प्याज को जब पानी में रखेंगे तो उसका तीखापन कम हो जाता है। ठीक है, और करेले को नमक के पानी में रखने पर करेले का कड़वापन कम हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि वांट हाफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वांट हाफ गुणांक को लिखना है। ठीक है, तो वांट हाफ गुणांक 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा नंबर में नहीं। तो आप इसको शॉर्ट में लिख देंगे कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। मतलब किसी अणुसंख्य गुणधर्म, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान,
मतलब आप सिंपल समझिए कि प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 7 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो इसके लिए जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में संगुणन अथवा वियोजन, मतलब उसमें घुलने की प्रक्रिया बोल रही है कि संगुणन अथवा वियोजन होने पर तो अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। ठीक है, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मतलब अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं उसको समझाना है। तो इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, वेग या दर बातें की। अच्छा, अभिक्रिया का वेग बराबर या अभिक्रिया का दर बराबर क्या होगा। तो फार्मूला हो जाएगा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि तात्क्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। तात्क्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए तो उत्तर हो जाएगा किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, मतलब किसी निश्चित समय निश्चित हो पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर या वेग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि स्थिरता पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होते हैं जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। यहाँ जब होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जब हो जाएगा, ये प्रिंट में गड़बड़ हो गया। तो जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि शून्य, यहाँ पे शून्य होगा, शून्य दिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे आवश्यक समय की गणना करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R नॉट माइनस के इंटू टी। अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू 0, इसलिए T इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R नॉट अपान में के हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 12 नंबर दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग एवं सांद्रता के मध्य आरेख स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रथम कोटि और शून्य कोटि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छी तरीके से इनका निगमन आप कर लेंगे। अगर निगमन आपको चाहिए तो वीडियो उस पर भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि नहीं निगमन में चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि के लिए, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, निगमन के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग एवं सांद्रता के मध्य आरेख स्पष्ट कीजिए। तो यह जगह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक का वेग के इंटू कंसंट्रेशन ए या समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx के प्रकार के लिए है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या है, आरेख है। आरेख किस तरह से खींचेंगे, आरेख का आएगा तो खींचने के लिए। ठीक है, आरेख किस तरह से जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं क्यों। मतलब कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उच्च गलनांक क्यों दर्शाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों में उच्च गलनांक का कारण अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन में NX इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 इंटू डी कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि क्या कारण है कि Cr से Cu तक तत्वों की त्रिज्याएं परस्पर लगभग समान होती है। क्रोमियम से कॉपर तक तत्वों की त्रिज्याएं परस्पर लगभग समान होती है, क्या कारण है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि क्रोमियम से कॉपर तक तत्वों की त्रिज्याएं परस्पर लगभग समान होती हैं। यह N-1 इंटू डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वाह्यतम NX इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी परीक्षण के कारण होता है। किसके प्रभावी से, तो NX इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी परीक्षण के कारण होता है। ठीक है। अच्छा 15 नंबर देखते हैं क्या। 15 नंबर दिया है कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैली जिंक से कम क्यों है। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि क्रोमियम का विन्यास अस्थायी विन्यास है, परंतु जिंक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरित 4s कक्षक से बाहर आता है जिन्हें हटाना कठिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि संक्रमण तत्वों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे संक्रमण तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना में प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। संघन संरचना के कारण इन तत्वों के गलनांक बिंदु का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि जल की कठोरता के मापन के लिए
सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक का नाम लिखिए। ठीक है, किनके नाम लिखना है? अभिकर्मक के। किसमें प्रयुक्त होने वाले? जल की कठोरता के मापन के लिए सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा EDTA, मतलब कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ADTA का मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट को जल की कठोरता के मापन में काम में लिया जाता है। ठीक है, मापन के काम में लिया जाता है, जल की कठोरता के मापन के काम में लिया जाता है। तो कौन कौन से? EDTA। 18 नंबर दिया है कि सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है? तो सेंडमेयर के लिए उत्तर लिखेंगे कि सेंडमेयर अभिक्रिया क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही CnBrCl आदि डाईएजो समूह को डाईएजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा यहाँ पे एथिल होगा, एथिल हाइलाइड बन जाता है। एथिल हाइलाइड बन जाता है, यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हम उत्तर में कुछ और लिखा गया है और यहाँ पे जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण में कुछ और है। तो आप उत्तर के सहायता से क्या करेंगे? उदाहरण को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उत्तर की सहायता से उदाहरण को आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि उदाहरण में कुछ और लिखाएंगे और उत्तर में कुछ और लिखाएंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप जो उत्तर में लिख रहे हैं उसी के हिसाब से आप उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करें? तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरह से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लोरोफिक्रीन क्या है? तो क्लोरोफिक्रीन क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा CH3 + HNO2 Cl3 CN2NO2 + H2O। क्या हो जाएगा? क्लोरोपिक्रीन है। ये क्या है? ये क्लोरोपिक्रीन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो क्लोरोफॉर्म क्या है? नाइट्रिक अम्ल से क्या अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन रहा है। ठीक है, और 22 नंबर दिया है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतल में भंडारित किया जाता है, अन्यथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विषैली गैस फास्जीन बन जाती है। अगर इसको हम रंगीन बोतल में अगर नहीं रखेंगे क्लोरोफॉर्म को, तो क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्या करेगा? वो सूर्य की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विषैली गैस बन जाती है। ठीक है, वायु से वो अभिक्रिया करके विषैली गैस बना देती है, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं? रंगीन बोतल में रखते हैं। 23 नंबर क्या दिया है कि फ्रेयान क्या है? तो फ्रेयान क्या है? तो उत्तर लिखेंगे कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। जैसे CHF2Cl, तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरोडाईफ्लुओरोमेथेन। ठीक है, इस तरह से हमारा जैसे में दिया है। ठीक है, 24 नंबर दिया है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं? तो 24 नंबर दिया क्या होता है एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं? तो देखिए, जब इसको गर्म करेंगे तो एथिल एल्कोहल ये है, आयोडीन ये है, और सांद्र कास्टिक सोडा है। तो जब विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा ये बनता है। ठीक है, CHI3 + 5NaI। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो फिनाल्फथैलीन बनता है। क्या बनता है? उत्तर में हो जाएगा फिनाल्फथैलीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने की क्रिया लिखिए। तो हम देखिए, फिनाल से पिक्रिक बनाने की क्रिया उत्तर में है। इस तरह से आप अच्छी तरीके से देख लीजिए किस तरह से हम क्या बनाएंगे? फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, देखिए पिक्रिक अम्ल बन गया है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो क्लियर हुआ 26 नंबर। अब देखते हैं 27 नंबर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 तो दिया है, लेकिन 27 से अभी 30 क्वेश्चन और दिए हैं, मगर
वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने के लिए एमबी बहुत अधिक लगेगा, जो कि हमारे पास एमबी नहीं है। सिर्फ 1 जीबी एमबी आता है, 1 जीबी एमबी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही तक वीडियो में दे रहा हूँ, और पार्ट 2 एक वीडियो और पार्ट 2 दे देंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को अगर चाहिए तो, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो बना देंगे, ठीक है, जो इसमें 30 प्रश्न और बचे हैं, वो भी एकदम समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतना पढ़ लेंगे ना तो समझ लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता 70 में 70 लाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और आप लोग के सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो बनाएंगे तो देखिए एमबी के चलते हम नहीं बना पा रहे हैं, और जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक करना ना भूलें।